Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बात पॉलिटिक्स की, जहां पर 25 सीटों की टीफ राहुल गांधी को परेशान कर रही है। 25 सीटें और जीत जाते तो राहुल गांधी को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री वो होते। 24 में 25 वाला खेला हो गया। अगर नहीं हुआ होता तो राहुल गांधी के हाथ में देश की बागडोर होती। पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी 25 सीटों की रट लगा रहे हैं। हालांकि वो शुरुआत 15 सीटों से हुई थी, वो 25 तक आ गई है। दावा यह है कि 25 सीटों की वजह से मोदी प्रधानमंत्री हैं, और ये वो सीटें हैं जहां जीत का अंतर 35,000 या इससे कम है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर इन 25 सीटों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा उन्हें मिल जाए तो वो ये साबित कर देंगे कि देश का चुनाव चोरी हुआ है। देश की मौजूदा सरकार गैर संवैधानिक है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा में वोटर्स का बकायदा एनालिसिस करने का दावा किया, और इसी के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ऐसी ही गड़बड़ियां देश भर की तमाम सीटों पर हुई हैं। कहीं डुप्लीकेट वोटर्स है, कहीं फेक एड्रेस है, कहीं फॉर्म 6 में गड़बड़ झाला है, तो कहीं बल्क वोटर्स वाला घपला है। अब समझना ये है कि वो कौन सी 25 सीटें हैं जो राहुल गांधी को सोने नहीं दे रही। आप पहले राहुल गांधी का दावा सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। तो राहुल गांधी से चुनाव आयोग ये कह चुका है कि आप जितने भी प्रूफ रखना चाहते हैं, आप बस एक एफिडेविट साइन करें और उसके बाद ये सारे हमारे पास जमा कराएं। हम इसका निरीक्षण करेंगे, क्या सही है क्या गलत है वो साबित करेंगे। इलेक्शन कमीशन लगातार ये कह रहा है कि आप केवल आरोप लगा रहे हैं, उसे तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये 25 सीटों का गणित समझना चाहती हूँ। ये 25 सीटें, समीर जी आपसे शुरुआत करते हैं। 25 सीटें कौन सी है जो राहुल गांधी या विपक्षी दल जीत सकता था लेकिन जीत नहीं पाया, और इन 25 सीटों में ही घपला हुआ? देखिए मीनाक्षी जी, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं राहुल गांधी को 25 सीटें दे देता हूं। राहुल गांधी के 99 सीटें आई ना कांग्रेस को, उसे 25 सीटें जोड़ ले, 124 सीटें होती है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, उसे 25 सीटें आप कम कर दो। क्या राहुल गांधी को 25 सीटें अगर आप दे देंगे तो सरकार बन जाती? इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की आप सीटें देखेंगे तो 293 सीटें आई है इंडिया गठबंधन की, और 234 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की। आप 234 में 20 सीटें जोड़ लीजिए। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में उसमें आ रहे हैं? और अगर आप वोटों का भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 23 करोड़ के करीब वोट मिले 2024 के चुनाव में, और कांग्रेस को 13 करोड़ के करीब वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट का प्रतिशत, वोट अगर देखें 9.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले। वोट प्रतिशत भी अगर आप देख लेंगे तो दोनों के बीच में 15% का मार्जिन है। कांग्रेस को कुछ 21 या 22% के करीब वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी का 36% के करीब वोट है। 15.5% का वोट बैंक का फर्क है, और लगभग 10 करोड़ वोट का फर्क है। राहुल गांधी 1 करोड़ वोट ले भी ले चलो कि 1 करोड़ फर्जी वोटिंग हो गई है। क्या राहुल गांधी उस स्थिति में प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है? ठीक है, यह कहा जा सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 हो गई है, 303 से कम हो गई, 141 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई पिछले चुनाव से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या 25 सीटें गंवाने से प्रधानमंत्री नहीं बना पाती? तो राहुल गांधी को ये वास्तविकता जमीनी देखना चाहिए ना, कि आप क्या आंकड़े लेकर आ रहे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो। और राहुल गांधी को था कि प्रधानमंत्री वोटों की चोरी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है। तो आप एक उदाहरण देखिए कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया था, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली जीत पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे। उस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिल्ली जीत का जिक्र करते हुए कहा था कि आज हमने एक और लोकसभा सीट जीत ली है, और उन्होंने नांदेड़ सीट का जिक्र किया था कि नांदेड़ के लोकसभा उपचुनाव में हम जीते, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से आगे थी। और रात को जब 12 बजे परिणाम घोषित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 150 वोटों से वो सीट हार गई। मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम वो सीट जीत गए हैं, और उसके बाद वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो क्या राहुल गांधी जो कहते हैं कि भाई मैनेज सीटें होती है, तो क्या नांदेड़ सीट प्रधानमंत्री के कहने के बाद मैनेज नहीं हो सकती थी? सर, अगर ये सीट मैनेज भी हुई है, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं
इलेक्शन कमीशन इसकी जांच क्यों नहीं कर लेती है आनंद जी? इलेक्शन कमीशन ये जांच कर ले, और वो इलेक्शन कमीशन अगर एफिडेविट मांग रही है तो फिर राहुल गांधी एफिडेविट दे दे, और उसके बाद जितने प्रूफ है वो सारे जमा कर दें। देखिए, मैं दोनों की तरफ से ये सवाल है, ये काम इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है, ये काम राहुल गांधी भी कर सकते हैं, एफिडेविट वो भी दे सकते हैं और स्वतंत्र जांच इलेक्शन कमीशन भी कर सकती है, लेकिन दोनों ऐसा लग रहा है ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उन्होंने संविधान की शपथ संसद में ली है, इसलिए लिहाजा वो उनसे कोई शपथ पत्र मांग नहीं सकता, और इंडोर्समेंट उनकी बहन ने भी किया इस बात का। कल को सुप्रीम कोर्ट में कोई केस होता है, अभी जिस प्रकार से वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो वहां भी वो इस बात को कह सकते हैं कि हम शपथ पत्र नहीं देंगे क्योंकि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी ने इस मुद्दे को बहुत उलझा दिया है। रही बात इलेक्शन कमीशन की जांच कराने की, जांच की एक तय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वो डेविएट नहीं कर सकता। ये बात सब लोगों को समझनी होगी कि उनके यहाँ, हाँ, कानून में बदलाव करा दीजिए, वो उसी हिसाब से जांच करा देगा। क्या इलेक्शन कमीशन को किसी भी एक्ट में यह अधिकार है कि वो सुओ मोटो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जांच बिठा सकता है? अगर ऐसा है तो तत्काल प्रभाव से ईसी को एक जांच बिठानी चाहिए। रही बात राहुल गांधी जी के किस किस आरोप की जांच होगी, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं, बिहार में 65 लाख वोटर कट जाते हैं, आपत्ति महाराष्ट्र पर भी होती है, आपत्ति बिहार पर भी होती है, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आप सवाल उठाओ, पर सवाल को संस्थाएं भी उसी गंभीरता से लेंगी, ऐसा मुझे लगता है कि जो कानून सम्मत नहीं होगा उसको संस्थाएं उस गंभीरता से शायद लेने में सक्षम नहीं हो। चुनाव आयोग को, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अभी अभी कर्नाटक, प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया है, उसमें डीके शिव कुमार को एक पत्र लिखा है चुनाव ने, वहां के लोगों ने, कि भैया आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट तो दे दो, जो आपने कागज देने थे वो तो दे दो। तो अगर बात यहां तक आ रही है कि चलो आप कागज दे दो, कुछ दे दो, कोई और दस्तावेज दे दो, किसी प्रकार का सबूत दे दो, अगर वो दे देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो राहुल गांधी जिस प्रकार से आज कह रहे हैं चोरी के आधार पर प्रधानमंत्री गए हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक चुनाव के पहले चौकीदार चोर है का नारा दिया, और भारत की जनता ने उनको बताया कि चौकीदार चोर है कहने का क्या परिणाम / दुष्परिणाम होता है। अच्छा, शरद पवार ने भी अभी रिसेंटली मैं बयान देख रही थी, तो एक बयान विजय जी शरद पवार ने भी दिया। उन्होंने कहा कि 2 लोग, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि 2 लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने 160 सीट की गारंटी दी, लेकिन जब रिजल्ट आया 288 सीटों का तो मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया। वो भी कहना यही चाह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। इतनी वोट चोरी की बातें चल रही है, अगर ये 25 सीटें जैसे समीर जी ने कहा मिल भी जाती तो भी क्या आप अपना प्रधानमंत्री बना सकते थे? ये तो आपका ग्राफिक कह रहा है मैडम, आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने क्या ग्राफिक चला रखा है? यही तो कि क्या राहुल गांधी क्या चलाया? प्रधानमंत्री आप बना पढ़िए सकते उस थे? ग्राफिक को, आप देखिए क्या ग्राफिक है आपका। इम्पॉसिबल था? नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल। आपने लिखा है 293, अभी समीर जी ने भी जिक्र किया है, और उसमें समीर जी की बात नहीं, फैक्ट है 293 सीट्स हैं एनडीए के पास, है ना। 25 सीटें कम कर दीजिए, कितनी हो रही हैं? 268। 268 पे सरकार बन सकती है? नहीं बनती, नहीं बनती ना। फिर इसमें क्या सवाल है? एनडीए के पास 293 सीटें हैं, उसमें से 25 सीटें कम कर दीजिए, 268 पर आ जाती है, मतलब मेजोरिटी वाली सरकार नहीं बनती आपकी। ये तो फैक्ट है। आप दूसरी बात सुनिए, वो 25 सीटों पर एक तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जिस तरह से पूरी चीजों को माहौल बना है, लेकिन वो 25 सीटों का जिक्र कर रहे हैं जो 35,000 के अंतर से। अब वो कैसे 35,000 को कर रहे हैं भाई? वो सोचते हैं कि इस अंतर से यदि ये सीटों पर गड़बड़ नहीं होती तो 25 सीटें जीत जाते, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप ही की बात ये साबित कर रही है कि 25 सीटें अगर एनडीए की कम हो जाती तो उसके पास बहुमत का वो नहीं होता। तो इसमें क्या सवाल है, मेरे को समझ नहीं आया, इसमें इतना क्या गणित है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे देखिए इसमें राहुल गांधी जो भी बोलना चाहें वो बोले, हाँ, वो लेकिन देखिए जैसे सीटें जब आप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कैंडिडेट इतना कमजोर थोड़ा होता है कि उसको लग रहा हो कि अच्छा इसमें घपला हो गया है तो वो जो है कोर्ट नहीं जाएगा ना। यहाँ पे जिन सीटों की बात हो रही है 10,000 के मार्जिन से जो है वो 5 सीटें हैं, उसके बाद जो है 15,000 के मार्जिन से अनदर 7 सीटें हैं, ऐसे ऐसे अलग है 20,000 के मार्जिन से फिर 4 सीटें हैं।
फिर ऐसे एक पूरा डेटा है। अच्छा ये तो आप इसमें बताइए तो क्या सर कांग्रेस के इतने लोगों बड़े का- लेवल पर सर क्या रिगिंग हो सकती है? बहुत मुश्किल होता है। नहीं, देखिए ये तो मैं अलग कोई सवाल है, इलेक्शन रिगिंग का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कमीशन उस तरह कोई का सर, अपना सवाल तो मैं पॉलिटिकल पूछूंगी एजेंडा ना। का। हाँ। ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, है, लेकिन नहीं। कॉमनर्स को ये तो समझ में आना चाहिए। आज जो दर्शक कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, इतने बड़ी रिगिंग की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने 15 से शुरू किया, 25 पर पहुंचे। कल को हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे 50 सीटों पर वो ये बात कहने लगे। कमियां होना कोई धांधली का वो नहीं होता कि कमी अगर कोई चीज है तो मैं- वो कोई मैं- धांधली मैं- का लेकिन प्रूफ वो तो नहीं है। रिगिंग कह रहे हैं ना सर, वोट की उनके- चोरी हुई है, मैंने वो ये कहा कह ना, रहे हैं। राहुल गांधी उनके क्या आरोप कहते में हैं उससे कोई उस पे फर्क नहीं आप पड़ रहा ना। छोड़ दीजिए। राहुल गांधी मैं अपनी एक पॉलिटिक्स चीज के सर, लिए या जो आप भी बातें लोगों करते से- जवाब आ जाए हैं उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई होली काव है, उसको छूना नहीं चाहिए। उसकी भी हो सकता है कुछ कमी रह गई, उसको ठीक करे इलेक्शन कमीशन अगर है सर- हुई है। दूसरा, इतने जो आपने कहा इतने बड़े पैमाने पर कोई रिगिंग नहीं होती है और इतने सारे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, इतने सारे वहां पर कैंडिडेट के वर्कर होते हैं, ऐसा नहीं सर होता। इतना बड़ा बयान है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बन रही है 25 सीट से, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं क्या? मैं प्रति प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं बन सकते? मैं- क्यों नहीं बन वो- सकते? वो- वो- जब मैं- किसी- मैं- नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं पूरा कर लूं। तो क्या उनको 25 सीट मिलने से, मैं इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी जब आरोप लगाते हैं तो अति उत्साह में वो हास्यास्पद हो जाते हैं। वो ठीक है कि ये आंकड़े कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी 4 वोटों से, लेकिन क्या कुछ ऐसे सीट नहीं है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चलिए 124 पर, अरे जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी 124 से ज्यादा सीट थी, 131 या 43 सीट कुछ ऐसी 143 सीटें थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हास्यास्पद बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूसरे के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको स्वयं के आंकड़ों पर भी सवाल उठा के पहले इसका आकलन कर लेना चाहिए, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए। सर मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा ये है ही नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने और आपकी ग्राफिक ने ये साबित कर दिया कि आप 25 सीटों बहुमत पर नहीं आते अगर 25 सीटें कम हो जाती। बेसिक सवाल ये। और क्यों नहीं हो सकते कॉम्बिनेशन? आप क्या करते हो अपनी सेफ साइड से, आपने 25 सीटें कांग्रेस में जोड़ी है और वहां 25 सीटें एनडीए में कम कर रहे हैं। वो बाकी जो एनडीए में नहीं है, आप एनडीए में जोड़ लो तब भी सरकार नहीं, मेरी नहीं बात बनती सुनिए, ना। जो एनडीए में नहीं है वो एंटी एनडीए क्यों नहीं हो सकते? वो ग्रुप पूरा का पूरा हो जाता। नहीं, फिर तो हेतु मजबूत में बात कर रहे हैं ना। इसीलिए मैंने कहा कि आपने शायद मैथ्स की पढ़ाई की है। मैंने कि तो जब कोई हम पढ़ाई नहीं की। जब हम प्रमेय सॉल्व करते हैं तो वो एक चीज मान लेते हैं कि माना कि ऐसा था, उसके आधार पर हम करते हैं। मैं राहुल जी, आपने नहीं पढ़ी होगी तो हो सकता है राहुल जी ने मैथ्स पढ़ी होगी सर, उसी आधार पर वो ये बातें कर रहे हैं। काल्पनिक चीजें राजनीति में नहीं चल सकती हैं, क्योंकि आप जब काल्पनिक कहाँ है सर? 268 पर है एनडीए। मैं सिर्फ इतना काल्पनिक जानना कहाँ चाहता है? हूं। एक बात और बता दीजिए राहुल जी, आप आंकड़े बता रहे थे, थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि जिस प्रकार से उनके 25,000, 5,000, 10,000 सीटें कम है, वैसे बीजेपी के लोग भी तो हारे होंगे। एक उम्मीदवार तो मैं ही जानता हूं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान सिर्फ 20,000 से हारे। हाँ तो वो तो है ही। तो वहां रिगिंग नहीं हुई। मैंने तो कहा ही नहीं तो ये सवाल तो मैं बीजेपी यही करेगी ना। शायद आपने मुझे सुना नहीं। नहीं, मैंने पूरा ये बहुत कहा- ध्यान से सुना सर, मैंने आपको ये ध्यान कहा से कि सुनता इतने हूं। लंबे जितनी वो बातें कर रहे हैं वैसी रिगिंग कहीं नहीं हो सकती। पॉलिटिकल वर्कर्स ग्राउंड पे होते हैं, सब जगह होते हैं। और Exactly. जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है अगर उसको शक हो रहा हो कि अच्छा इसमें गड़बड़ी और हुई। रात को 12-12 बजे तक आज जिनको पते में 0000 और फोटो नहीं दिख रहा है, चुनाव के ठीक पहले उन्हीं राजनीतिक दल के सारे कार्यकर्ताओं को सारी वोटर लिस्ट दी जाती है, उस समय वो क्यों नहीं दिखा? मेरा प्रश्न तो ये है। ये भी प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से डेटा देता है उसे मैच करना भी मुश्किल है। तो देखो प्रश्न अगर उठाएंगे तो सब चीजों पे। एक बात जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं अनंत जी, वो यही तो है कि डिजिटल वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे पा रही है? आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। राहुल आप गांधी अभी तो कह रहे हैं कि अब हमें मैं डिजिटल तो- वोटर लिस्ट आप अच्छा, नहीं दे रहे हैं। चलो आप नहीं देंगे तो हम 25 सीटों पर और फिर आकलन कर लेंगे। मैं तो कहता हूं राहुल जी अपने डिजिटल लिस्ट अवेलेबल करा दें अपनी वेबसाइट पे। जो उन्होंने जांच की है, जो उनके जांच में अगर इतनी ही साख उनके जांच की है, तो मैं तो आग्रह करता हूं कि हम जैसे लोग भी देख लें और उसको जांच लें। कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पे सारी जांच और सारा जो उन्होंने स्पाइरल बाइंडिंग लगाया उसको सारा अपलोड कर दें। देखिए एक जो यहाँ पे प्रश्न पारदर्शिता तो- उठा, जो चर्चा में आया कि पहली बात तो यह है कि इतने बड़े लेवल पर रिगिंग नहीं हो सकती। इतनी बड़ी देश की जनसंख्या है, इतने सारे पोलिंग एजेंट भी बैठते हैं, हर पार्टी के एजेंट्स भी शामिल होते हैं।
अगर इतने बड़े लेवल पर रिगिंग हो रही होती है, कोई बैलेट पेपर से हो रहा मतदान थोड़ी ना, ये तो ईवीएम से हो रहा मतदान है। आज नहीं तो कल खुलासा हो जाता, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं बच है। गई बेचारी, ईवीएम तो बच गई है। मीनाक्षी जी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उसको हम पूरा सत्य मान, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई गड़बड़ हुई, उसको उस तरह से देखना चाहिए। अब ये आप सवाल कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो बोल दिया एक परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया कि ये गड़बड़ हो रही है, धांधली हो रही है। और ये परसेप्शन सर ये है कि चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, वो उनका पॉलिटिकल परसेप्शन है। आप इससे बहुत हर्ट हो गई हैं। वो उनका पॉलिटिकल परसेप्शन है और फैक्ट्स आपका बता रहा है कि एनडीए कम हो जाती है। मैं एक छोटी सी बात ये कह रही हूँ, उनके इस पॉलिटिकल परसेप्शन से जनता सहमत है या नहीं? मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ, इससे राहुल गांधी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जनता सहमत है या नहीं वो तो वोट करके ही बताएगी। वो तो चौकीदार लेकिन उसी के वोट को लेकर तो फिर वापस सवाल खड़ा हो जाता है, फिर कभी ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, कभी चुनाव आयोग के ऊपर आक्षेप होता है, तो ये चलता रहेगा। 2009 में जब बीजेपी हारी थी तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे। इसलिए जो हारते हैं वही सवाल खड़े करते हैं, जो जीतते हैं वो थोड़ी सवाल खड़े करते हैं। आप कोई भी चीज में जीत जाएंगे, सहमत होने पर भी तो कोई वो नहीं कि हमारा सहमत हो ही जाना जरूरी है या असहमति में कोई सवाल है। हाँ, वो ठीक है। ठीक, अब अगली खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी आपदा पर पूर्व एसपी सांसद ने बड़ा ही बेशर्म सा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो आरोप लगते ही रहते थे, लेकिन इस बार ये जो कुदरती आपदा है, ये जिस तरीके का भूचाल आया है, आप जानते हैं धराली में हो, हर्षिल में हो, हर तरफ जो तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई आम व्यक्ति भी है, शायद दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द सब लोगों को राहत पहुंच जाए। लेकिन एसपी नेता एफटी हसन ने क्या कहा? मुस्लिम धर्म गुरु तक उनकी आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी नेता तो खैर करते ही हैं, समाजवादी पार्टी पर भी इस वक्त सभी हमलावर हैं। बयान आपका, हम उनका पूरा बयान आपको सुनाएंगे और आप खुद हैरान होंगे जब एफटी हसन ये कहते हैं कि उत्तरकाशी पर आई हुई आपदा के पीछे दरगाहों का या मस्जिदों का बुलडोज हो जाना ये ऊपर वाले का इंसाफ है, इसलिए धराली में ये आपदा आई है। आप पहले सुनो उन्होंने बयान क्या दिया है। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते हैं, जिन्होंने इससे पहले किस प्रकार से कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से भी की है। वो कहते हैं कि देखिए, ये तो जस्टिफाइड है, ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है ये होगी क्योंकि आप दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते। मतलब कि हिमाचल और उत्तराखंड पर जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है तो उनके जख्मों पर इस प्रकार से गलत आरोप, सांप्रदायिक आरोप और वोट बैंक से प्रेरित आरोप लगाकर उनको अपमानित करना और नमक रगड़ना, ये समाजवादी पार्टी की सोच बन चुकी है। ये वो पार्टी है जिसने आतंकियों का भी धर्म देखकर उनको छुड़वाने की कोशिश की। ये वो पार्टी है जो लगातार रामचरितमानस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करती है, राम मंदिर पर अपमानित टिप्पणी करती है, और किस प्रकार से वोट बैंक राजनीति में लीन होकर साधु संतों को भी गालियां देती है। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। एक तरफ तो वो शरिया की राजनीति को और शरिया को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से समाजवादी से नमाजवादी बन जाते हैं, और दूसरी ओर एक प्राकृतिक आपदा पर भी ओछी वोट बैंक की सियासत खेलने से नहीं कतराते। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे धर्मों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनका सीधा कहने का मतलब ये था राहुल जी कि जो दरगाहें और जो मस्जिदें जो बुलडोज की जा रही हैं उसकी वजह से ये कुदरत ने इंसाफ किया है। पाकिस्तान में तो मस्जिदें और मदरसे सारे इंटैक्ट हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। वो वहाँ 300 से ज़्यादा लोग मर गए बाढ़ में, तो फिर वो भी इंसाफ मान लीजिए। ये तो अजीब बातें हैं। धर्म मतलब अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप कुछ भी कहते हैं और उलझुल जुलूल बातें करते हैं। वो तो खैर इनका काम ही ऐसा है कि इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन
ये बात हम जानते हैं कि पहाड़ों में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पहाड़ों में सड़कें बनाई जाती हैं या फिर बाकी डेवलपमेंट होते हैं, और जिस तरह लोग भी जिस तरह के घर बना लेते हैं नालों के किनारे और के ऊपर ही अपने तो उसके कारण ये नुकसान कर होता है। और हमेशा से ही बारिशों में जो है वो पहाड़ जो हैं वो खिसकते हैं, दरकते हैं, और ऐसे में अगर आप घर गलत जगह, आप बिल्डिंग गलत जगह बनाएंगे तो उसमें नुकसान होगा। लेकिन इसे इस तरीके का एंगल देना समीर जी, ये कहाँ तक जायज है? और क्या कोई रोक टोक होती नहीं है पॉलिटिकल ऐसी पार्टीज के आला कमान से, या कोई भी बड़े व्यक्ति ये नहीं बताते हैं कि आप ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं? ये तो राजनीति सूट करती है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव उसका क्यों विरोध करेंगे? देखिए, इस तरीके से आपदा में अपने लिए एक अवसर के रूप में, राजनीतिक अवसर के रूप में देखना, मुझे लगता है ये बहुत ही घृणित कार्य समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने किया, और अखिलेश यादव को उनसे इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। अखिलेश यादव का तो अब तक बयान आ जाना चाहिए था कि हम इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन वही अखिलेश यादव जब महाकुंभ में भगदड़ हो जाती है तो वो भी इसी तरीके से बयान देने की कोशिश करते हैं। अभी एक और समाजवादी पार्टी के छोटे नेता का बयान आया है, हालांकि बड़े नेता नहीं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन काल ने भी शुरू किया था, उसके कारण ये घटना उत्तराखंड में हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बाकी राज्य सरकारें इस तरह से करेंगी, झूठ का झूठ पकड़ो तो बिल्कुल आपदा आ जाएगी। बिल्कुल, तो ये पूरे समाजवादी पार्टी के कावड़ियों को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया था, तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2027 के मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। तो अब अपने अपने वोट बैंक को साधने की जो तैयारी हो रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपने वोट बैंक को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वक्फ बिल पर वो जिस तरीके से अपने वोट बैंक को लेकर चल रहे हैं, उनका वोट बैंक तो है एमवा जो समीकरण है, वो चाहते हैं कि वो एमवा समीकरण बहुत मजबूत रहे, उसमें किसी तरह का सैन न लगे, और इस दम पर वो राजनीति करेंगे। इसका ये बयान का एक हिस्सा और जिसमें अनंत जी वो ये कह रहे हैं कि दरगाहें और मस्जिदें सबसे ज्यादा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गिराई जा रही हैं, तो ये धर्म देखकर गिराई जा रही हैं या इलीगल बनी है तो गिराई ही जाएंगी? मुझे तो राहुल जी का तर्क बहुत अच्छा लगा, जो राहुल जी ने कहा पाकिस्तान में तो सारी मस्जिदें हैं तो कैसे 300 आदमी मर गए। ये मूर्खतापूर्ण बयान है। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देहरादून में सिविल अस्पताल के अंदर एक दरगाह मज़ार था। उस मज़ार बहुत उसमें भीड़ लगती थी, और इतनी भीड़ होती थी कि मरीजों को और उसके सेवादारों को वहाँ जाने में दिक्कत होती है। उत्तराखंड सरकार ने रातों रात उसको हटा दिया, उसकी खुदाई करवाई गई। वो मज़ार ऐसे ही बना हुआ था, उसमें ना कोई कंकाल मिला, बहुत गहरे तक खुदाई की गई, और ऐसे मुझे लगता है उसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने कालनेमी के नाम पर और अवैध मदरसों और मस्जिदों के नाम पर, और यूं ही कोई धामी को धाकड़ धामी नहीं कह रहा है वहां, इस तरह से जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सब कानून सम्मत हैं। और अब अदालतों की नजर इतनी तीक्ष्ण है कि कोई भी सरकार इस तरह का काम करने में संकोच करती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर बुलडोजर चलाती है तो पहले 3 नोटिस देती है, उनके घर पे चस्पा करते, उसके बाद चाहे छांगूर पर भी बुलडोजर चला तब भी 3 नोटिस उसको दिए गए थे तहसीलदार की अदालत सर, इतना तो कहा जा सकता है, पूर्व सांसद हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कम से कम इनकी भाषा तो फ्रिंज एलिमेंट वाली नहीं होनी चाहिए जो बात उन्होंने कही। ये समाजवादी पार्टी का ऐसा ही रहा है। मैं बस एक वाक्य कहता हूं, आजम खान ने भी भारत माता को डायन कहा था, इससे अलावा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर जी, अनंत जी, विजय जी, राहुल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से